का पोर्शन स्टार्ट करें अपन, उससे पहले एक बार ये बता दो कि इसमें पिछले वाले पार्ट में तो कोई डाउट नहीं था आप लोगों को, स्पर्मेटोजेनेसिस तक समझने में आ गया था, है ना। ये मैंने आपको कह दिया था कि अपन ने क्या किया कि पहले सेमिनिफेरस ट्यूब का ट्रांसफर सेक्शन डायग्राम पढ़ा, उसमें जो सेल्स हैं उनके फंक्शंस अपन ने देखे। फिर उसके साथ में देखो ये जो स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें ये स्पर्मेटोजेनेसिस के ही प्रोसेस में कुछ सेल्स बनती है, प्राइमरी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्म। तो फिर इसको समझाने के लिए मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा ही यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो वो अलग से पढ़ेंगे तो उसको साथ ही देख लिया अपन ने। ऐसे ही जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी पढ़ेंगे तो ओवरी के साथ में oogenesis वही बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। अब आगे देखो इसके बाद में ये तो डायग्राम था ओरिजिनली कि इस तरह से ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज वगैरह कैसे बनते हैं, और ये है बेटा एनसीईआरटी का डायग्राम, ठीक है। इसमें ऐसे कोई ब्रिज वगैरह नहीं बना रखे हैं, क्योंकि फाइनली क्या होता है कि जैसे ये जो स्पर्मेटिड है ये सारे बेटा साइटोप्लाज्मिक ब्रिज से कनेक्ट होते हैं, है ना। और बाद में ये जो ब्रिज है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और ब्रेक होने के बाद में फिर सारे स्पर्म अलग अलग सेपरेट फॉर्म होंगे। तो इसने पूरा बिल्कुल सीधा ही उसी तरह से करके बना दिया, वही चीज ब्रिज नहीं बता रखा है और वो अपन ने वहां पर बता दिया। इसके बाद में आगे बात करते हैं बेटा अपन फिर स्पर्म की स्ट्रक्चर। स्पर्म देखो बेटा, शुक्राणु की संरचना में 4 भाग होते हैं, है ना, स्पर्म की स्ट्रक्चर में। अब 4 भाग कौन कौन से होते हैं, जैसे हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। सिर, ग्रीवा, मध्य भाग और पूंछ, है ना, ये भाग यहां पर होंगे। और ये डायग्राम देखो यहां पर, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है, जिसमें आपको सबसे ऊपर की तरफ ये हेड पार्ट इसका दिखाई दे रहा है ना, फर्स्ट पोर्शन है हेड या शीर्ष भाग। अब शीर्ष भाग में बेटा 2 संरचना पाई जाती है, एक होता है अग्रपिंडक और एक होगा बेटा इसमें न्यूक्लियस। अग्रपिंडक को आप एक्रोसोम भी कहते हो, एक्रोसोम। और एक्रोसोम ये गोल्जी बॉडी से बनेगा, ठीक है, गोल्जी बॉडी से निर्मित। और आपको पूछा जाए कि भाई एक्रोसोम कहां होगा, तो स्पर्म के हेड में सिर भाग में केंद्रक के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होता है, ठीक है, टोपी नुमा संरचना में। और एक्रोसोम बेटा एक पुटिका जैसी संरचना वेसाइकल है, जिसमें स्पर्म लाइसिन एंजाइम प्रेजेंट है। और ये एंजाइम्स कौन कौन से होंगे वो मैंने आपको टाइप पहले बता दिए, हाई एल्यूरिनोडेस, कोरोना रेडिएट, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और जोनालाइसिन और एक्रोसिन, जो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, निषेचन के दौरान अंडे की झिल्लियों को भेदने में या उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करेंगे। इसके बाद में नीचे आता है केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ। तो यहां पे ये बेटा हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस अगुणित है, जिसमें केवल क्रोमेटिन पदार्थ होगा। यहां पर बेटा हिस्टोन एब्सेंट होते हैं जो डीएनए की पैकेजिंग करते हैं। हिस्टोन की जगह पर न्यूक्लियस में यहां पे क्लूपियन, क्लूपियन प्रोटीन प्रेजेंट होगी जो डीएनए की पैकिंग करेगी। बाकी केवल क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है यहां पे, बाकी सारे कंटेंट बाहर निकाल दिए जाते हैं। देखो बेटा आपको एलोंगेटेड न्यूक्लियस दिख रहा है, दीर्घित केंद्रक दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद में शीर्ष के फिर नीचे ये जो छोटा सा भाग होता है, ये इसका सेकंड पार्ट है बेटा, इसको बोलते हैं नेक या ग्रीवा।
अब ग्रीवा में दो संरचना पाई जाती है। देखो मैंने यहां पर दो रेड कलर के डॉट बनाए हैं, ठीक है। एक जो रेड कलर का डॉट है वो बिल्कुल मैंने केंद्रक के नीचे जो गर्त है, ध्यान से देखो, इसमें केंद्रक के नीचे जो गर्त है उसमें बनाया है। तो ये संरचना है, इनको हम सेंट्रियोल बोलते हैं। जैसे एक है बेटा यहां पर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और एक पार्ट होगा इसमें डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल, समीपस्थ तारक केंद्र और दूरस्थ तारक केंद्र। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ये जाइगोट में प्रथम विदलन या विभाजन प्रारंभ करेगा, और डिस्टल सेंट्रियोल अक्षीय तंतु का निर्माण करता है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको सेंटर में ये ब्लैक कलर से एक थिक लाइन दिखाई दे रही है। देखो इसको मैं लेबल करता हूं बेटा यहां पर ग्रीन कलर से। ये अक्षीय तंतु है जिसमें 9+2 व्यवस्था पाई जाती है, 9+2 अरेंजमेंट होगा। और ध्यान से देखोगे ना तो इस अक्षीय तंतु के चारों तरफ ऐसे सर्पिल क्रम के अंदर स्पाइरल मैनर में माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज है ना। ये देखो यहां पर सूत्र कणिका है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सर्पिल क्रम में व्यवस्थित है, और इस प्रकार की व्यवस्था को नेबेन कर्ण आच्छद कहते हैं, ठीक है। नेबेन कर्ण आच्छद जो तैरने के लिए ऊर्जा का स्रोत है। और ये जो संरचना है बेटा ये पाई जाती है इसके मध्य भाग में। तो ये स्पम का तीसरा पार्ट हो गया, मध्य भाग या मिडिल पीस बोलेंगे। और बाकी जो लास्ट का पार्ट हो गया इसमें ये टेल या पूंछ भाग है, सबसे बड़ा भाग इसका टेल ही होता है। और जो मध्य भाग है, इस मध्य भाग को अपन शुक्राणु का ऊर्जा कक्ष भी कहते हैं, है ना, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया यहीं पर होंगे, और जो इसको गति करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया मध्य भाग प्रोवाइड कराएगा, और गति करने में हेल्प करेगा टेल पार्ट, क्योंकि टेल में मूवमेंट होगी तभी तो ये गति करेगा। और टेल को मूवमेंट करने के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें सबसे नीचे की तरफ ये एक ब्लैक कलर से रिंग दे रखी है। देखो सबसे नीचे बता रखा है ना, जैसे मैंने लेबल किया, इसको हम बोलते हैं बेटा रिंग सेंट्रियोल। ये रिंग सेंट्रियोल वलय तारक केंद्र है, और रिंग सेंट्रियोल का जो बायोलॉजिकल फंक्शन अननोन, इसका कार्य ज्ञात नहीं है कि जैविक प्रभावी कार्य रिंग सेंट्रियोल क्या काम करता होगा, लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसा मानते हैं कि यह मध्य भाग के माइटोकॉन्ड्रिया को टेल पार्ट में आने से रोकता है, ठीक है। ये मानते हैं बेटा इसमें कि मध्य भाग के जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पूंछ भाग में ना आ जाए, तो उनको रोकने का काम रिंग सेंट्रियोल करेगा। अब मुझे ये बताओ आप लोग कि स्पर्म की जो स्ट्रक्चर है वो आपको क्लियर हुई नहीं हुई?
है ना। तो ये डायग्राम हम कॉपी में बनाएंगे बाद में, है ना, जब घर पे बना लेना आप लोग डायग्राम। ये वाला थ्योरी अपन बाकी लिख लेंगे क्लास में ही। समझने में आ गया बेटा स्पर्म का स्ट्रक्चर? कितने टाइप के स्पर्म बनेंगे? 2 टाइप के, है ना। जैसे 50% स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होंगे और 50% में वाई क्रोमोसोम होंगे। जैसे मैं यहां पर लिखूं 2 टाइप्स जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पर। जैसे फर्स्ट टाइप है जिसमें 22 एक्स क्रोमोसोम और सेकंड में होंगे 22 वाई क्रोमोसोम। तो 2 प्रकार के स्पर्म यहां पर बनते हैं। बताओ क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं है इसमें? चलो ठीक है। अब आगे देखो बेटा, इसके बाद में फिर बात करते हैं नर जनन तंत्र का हार्मोनल नियमन, कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होगा, इसको भी समझ लो एक बार। जैसे ध्यान से देखो बेटा कि हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आया GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो एडिनोहाइपोफाइसिस या अग्र पीयूष ग्रंथि का एक सेल है जिसको हम बोलते हैं गोनेडोट्रोफ सेल। तो ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होगा, ये एडिनोहाइपोफाइसिस के गोनेडोट्रोफ, अब उसको सेल मत बोलो, चाहे वो सेल को ही अपन गोनेडोट्रोप कह रहे हैं, तो गोनेडोट्रोफ सेल को स्टिमुलेट करेगा फॉर द सिक्रेशन ऑफ GTH। GTH का नाम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, GTH का पूरा नाम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो ये गोनेडोट्रोप से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन आएंगे। अब देखो बेटा, मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम में कहा था कि अगर किसी नाम के आगे ट्रोपिन लिखा हुआ है, इसका मतलब वो किसी दूसरी ग्लैंड पर काम करके उससे सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है। तो जैसे ये जो ट्रोपिन हार्मोन है, ये अदर सेल पर फंक्शन करेंगे। अब GTH 2 प्रकार के हैं, FSH और LH। LH को ICSH भी बोल रहे हैं। तो देखो बेटा, LH और ICSH लीडिंग सेल पर काम करेगा, अंतराली कोशिका पर, और अंतराली कोशिका को उद्दीप्त करता है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन के श्रावण को उद्दीप्त करेगा। ठीक है। और FSH सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा। तो सर्टोली सेल से क्या होगा? ABP का सिक्रेशन होगा। ABP का पूरा नाम क्या होगा? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, टेस्टोस्टेरोन इसके साथ में बाइंड कर जाएगा। भाई आपको पता है कि लीडिंग सेल तो सेमिनिफेरस ट्यूब के आउटर साइड में होगी, और सर्टोली सेल सेमिनिफेरस ट्यूब के इनसाइड होती है, अंदर की तरफ होती है। ठीक है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो अंदर की तरफ आएगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन उसको बाइंड करेगी और सेमिनिफेरस ट्यूब में टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है। तो अब जो टेस्टोस्टेरोन है ये क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा। जो आपने ऊपर प्रक्रिया पढ़ी है शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया, तो टेस्टोस्टेरोन उस प्रक्रिया को स्टिमुलेट करता है। आई बेटा बात समझने में? अब मान लो कि अगर सर्टोली सेल FSH का ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है, सोचो एक बार, है ना, FSH का ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है, तो उस केस में ABP का सिक्रेशन बढ़ेगा सर्टोली सेल से, है ना। तो ABP का सिक्रेशन बढ़ेगा तो सेमिनिफेरस ट्यूब में टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करेगी, और इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो स्पर्मेटोजेनेसिस भी अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, है ना। तो FSH को रोकना है ताकि ABP रुके, तो ये क्या करेगा? सर्टोली सेल यहां पर इनहिबिन हार्मोन को सिक्रेट करती है। कब? जब FSH हाइपर सिक्रेट होगा उस केस में। तो इनहिबिन क्या करेगा बेटा? नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। ध्यान रखना ये PMT में आया हुआ भी है कि इनहिबिन किसको नेगेटिव फीडबैक दे रहा है? तो ये FSH की अति सक्रियता का संदमन करेगा। जो ओवर एक्टिविटी हो रही है FSH की, ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है, तो उसको ये नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। तो FSH बंद होगा जिससे ABP बंद होगा। ABP बंद होगा तो अब जो टेस्टोस्टेरोन है उसकी कंसंट्रेशन भी सेमिनिफेरस ट्यूब में कंट्रोल्ड हो जाएगी। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, यहां तक की बातें समझने में आई? अब देखो दूसरे साइड में, देखो यहां पर अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, इसका उच्च स्तर हो गया, तो भी सही नहीं है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन
का लेवल अगर इंक्रीज करेगा तो उसके बेटा बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ते हैं, है ना, मतलब कि साइड इफेक्ट भी होता है। हार्मोन एक सर्टेन कंसंट्रेशन में ही होने चाहिए, अगर उनकी कंसंट्रेशन कम होती है तो भी विकार होंगे, ज्यादा होंगे तो भी विकार होंगे। जैसे टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि ये रक्त वाहिनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल के जमाव को प्रेरित करेगा, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अग्रेसिवनेस बिहेवियर आएगा, आक्रामक व्यवहार होगा। और अगर कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा जमाव होगा तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD, है ना, जिसमें अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज तो बहुत सारे रोगों का एक समूह है, जिसमें आप एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट अटैक, ये सभी उसमें इंक्लूड करते हैं। तो हार्ट अटैक की संभावना भी ज्यादा होती है, ठीक है। फीमेल के अंदर हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। जैसे नर में, मेल में हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा होगी, फीमेल में बहुत कम होती है। कारण क्या होगा? क्योंकि फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन है, और एस्ट्रोजन क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल के जमाव को कम करता है, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन कोलेस्ट्रॉल के जमाव को बढ़ाएगा। अगर आपसे पूछे कि फीमेल में हार्ट अटैक की संभावना कम क्यों होती है, क्योंकि उनमें जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो क्या कर रहा है वहां पे, कोलेस्ट्रॉल के जमाव को कम कर रहा है, और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन कम होगा तो अटैक की पॉसिबिलिटी भी कम होगी। तो अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो ये अपने लेवल को बेटा खुद कंट्रोल कर रहा है, ये नेगेटिव फीडबैक देगा। कौन दे रहा है नेगेटिव फीडबैक? खुद टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होने पर, उच्च स्तर होने पर ये नेगेटिव फीडबैक देगा, जिससे LH बंद होगा। LH लीडिंग सेल को स्टिमुलेट कर रहा था तो लीडिंग सेल को स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा और टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल हो जाता है। बताओ ये बात समझने में आई नहीं आई? ठीक है बेटा। अब आगे देखो, अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है, देखो इसका कुछ भाग कन्वर्ट हो जाता है DHT में, और कुछ भाग ऐसे की ऐसे रहता है। तो DHT का मतलब होता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का अब मतलब कि इनका इफेक्ट क्या आएगा कि ये मेल पैटर्न के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को इंक्रीज करेंगे। जैसे देखो प्यूबर्टी आती है ना, तो प्यूबर्टी आएगी तो उस टाइम पर प्यूबर्टी में अपन ने मेलेटोनिन पढ़ा पिनियल काय से कि वो ऑन सेट प्यूबर्टी को डिले करता है। तो जैसे प्यूबर्टी आएगी तो गोनेडोट्रोपिन का लेवल बॉडी में बढ़ने लग जाएगा, है ना। तो गोनेडोट्रोपिन बढ़ेंगे तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ेंगे। तो जैसे प्यूबर्टी आती है 12-14 साल के बाद में, है ना, 10 से 12 साल के पास में, तो उस टाइम पर मेल की बॉडी में कुछ चेंजेस अपने आप दिखने लग जाते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक ऐसे चेंजेस आएंगे जैसे मेल पैटर्न के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ग्रो करेंगे। मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, द्वितीयक जननांग है, इनके विकास और कार्यों का नियमन करेगा, इनकी ग्रोथ डेवलपमेंट होगी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन की। जैसे स्क्रोटम के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, पेनिस में डेवलपमेंट हो रहा है, वास डिफरेंस में हो रहा है, यूरिथ्रा में हो रहा है, तो ये डेवलप करेंगे। टेस्टोस्टेरोन मस्कुलर ग्रोथ को इंक्रीज कर रहा है, पेशीय वृद्धि बढ़ेगी, प्रोटीन पर एनाबोलिक प्रभाव डालेगा, रक्त वाहिनी में कोलेस्ट्रॉल जमाव को इंक्रीज करेगा, अतः नर में CAD की संभावना अधिक होगी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। आक्रामक व्यवहार होगा, निम्न तारत्व का स्वर मान होगा, लो पिच वॉइस फीमेल में, हाई पिच वॉइस, और जो नर जनन व्यवहार है लिबिडो, उसको भी टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट करते हैं। ये फंक्शन हमने एंडोक्राइन ग्लैंड में भी पढ़ लिए थे, ठीक है। कोई एक दो एक्स्ट्रा चीजें हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट सारे वही फंक्शंस होते हैं जो ये रेगुलेट करता है। ये बताओ अब आपको यहां तक की बातें समझने में आई नहीं आई कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोनल रेगुलेशन किस तरह से होगा, वो हमने इस फ्लो चार्ट से यहां पर समझा है। बताओ बेटा कोई डाउट है क्या इस वाले पोर्शन में? हाँ बेटा क्लियर है? आगे बढ़े? चलो ठीक है। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं बेटा नर में द्वितीयक जननांग, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन,
ठीक है, या तो इसको लिख लो फिर साथ साथ में लिख लेंगे आगे। इसका तो स्पेस छोड़ देना आप लोग, है ना। यहाँ पर 1 मिनट, इसमें टाइम लिखा दिया था क्या इसमें? हाँ, ये डायग्राम की जगह तो छोड़ दो स्पम की, और फिर उसके बाद में ये पॉइंट नोट कर लो। एक मिनट, है ना। ये एबीपी क्या है? क्या कह रहे हो? ये एबीपी क्या है? एबीपी क्या है? इससे पहले वाला पोर्शन रिवाइज नहीं करके आए क्या? सर्टोली सेल के फंक्शंस पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? बताओ। सॉरी सर, अभी नहीं पढ़ पाए, सॉरी सर। हाँ, तब तो फिर कैसे याद रहेगा। एबीपी का मतलब होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है बेटा एबीपी का फुल फॉर्म। कुछ डाउट्स वगैरह सेंड कर रखे हैं क्या आप लोगों ने व्हाट्सएप पर? है, अगर किसी बच्चे ने सेंड कर रखे हैं तो एक बार वो मार्क करके भेज दो, मैं बता देता हूं अभी। सर, हाँ बेटा। इन नर जनन कोशिका बता दो एक बार। नर जनन कोशिका, मेल जर्म सेल। हाँ, तो मेल जर्म सेल बेटा स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया सेल प्रीमोडियल जर्म सेल से बनेगी, और प्रीमोडियल जर्म सेल योक सैक से बनती है। तो योक सैक से प्रारंभिक जनन कोशिका बनने के बाद में गर्भावस्था के दूसरे महीने से पहले वृषण में चली जाती है,
वही स्पर्मेटोगोनिया बनाती है, ठीक है। हाँ बेटा, ओके ये सर। अभी अभी जो आपने व्हाट्सएप पर सेंड किया, ये अपने बैच में है क्या? टीचर हाँ, पीनियल ग्रंथि वाला क्या? हाँ, अभी यहीं से किया है। पिनियल ग्लैंड प्यूबर्टी में डिसइंटीग्रेट हो जाती है, अतः गोनेडल डेवलपमेंट प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। हाँ, इसमें क्या है बेटा, इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स डिपॉजिट होता है ना, जिनको एसरवुलाई ब्रेन सैंड कहते हैं, है ना, तो जैसे जैसे वो डिपॉजिट होते जाएंगे तो ग्लैंड डिसइंटीग्रेट होती जाती है, नॉन फंक्शनल होती जाती है, ठीक है। और एक है कि रेतके की थैली क्यों कहता है, रेतके की थैली नहीं कहता है, रेतके की थैली से बनती है ये, इसका नाम नहीं है। जैसे भ्रूण परिवर्धन के दौरान जो अग्रांत्र होती है ना, तो अग्रांत्र फोरगट एंटीरियर पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का, तो वो अलग हो जाएगा और वो अलग होकर के रेतके की थैली बनाता है। मतलब अग्रांत्र का भाग जो आहार नाल से पृथक हो जाता है उसको रेतके की थैली कहते हैं, पाउच ऑफ रेतके। फिर वो डेवलप होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। और एक तुमने सेंड किया है, ये तो इसी से रिलेटेड है, ये वाला पिनियल ग्लैंड में ही। इसमें और कुछ पूछना है? मेलेटोनिन और डिक्रीज इंक्रीज वाले में? नीचे कर दो प्लीज, नीचे करना प्लीज। पर ऊपर कर दो। हाँ, ये किसने सेंड किया? ऋणात्मक पुनर्निवेशन लूप का उदाहरण है। टीचर हाँ देखो, अधिक गर्मी में श्वेत ग्रंथि से स्रावण होना और त्वचा की रुधिर वाहिनियों में संकीर्णन होना, अधिक सर्दी में त्वचा की रुधिर वाहिनियों में संकीर्णन होना और कंकालीय पेशियों में संकुचन होना, नेत्र में धूल के कण जाने पर आंसुओं का निकलना और स्वादिष्ट भोजन को देखने पर मुंह से लार आना। ये नेगेटिव फीडबैक का एग्जाम्पल पूछ रहा है बेटा आपसे, और नेगेटिव फीडबैक में फर्स्ट सेकंड ऑप्शन, थर्ड फोर्थ तो नहीं होगा। अधिक सर्दी में त्वचा की रुधिर वाहिनियों में संकीर्णन होना और कंकालीय पेशियों में संकुचन होना, और अधिक गर्मी में श्वेत ग्रंथि से स्रावण होना और त्वचा की रुधिर वाहिनियों में संकीर्णन होना। फर्स्ट सेकंड, सेकंड वाला दे रखा है क्या इसमें? हाँ सर। सेकंड ही आ रहा है ना ऑप्शन? हाँ सर, सेकंड ईयर। एक मिनट, अधिक सर्दी में त्वचा की रुधिर वाहिनियों में संकीर्णन होना और कंकाली पेशियों में संकुचन होना। तो ये तो बेटा इसमें नेगेटिव फीडबैक में तो यही है, तो देखो थर्ड फोर्थ में तो कोई होगा ही नहीं, है ना, थर्ड फोर्थ में नेगेटिव फीडबैक का नहीं है। और सेकंड वाले में नेगेटिव फीडबैक में है कि जैसे स्वेट ग्लैंड है तो स्वेट ग्लैंड से सिक्रेशन कम होगा, तो उस केस में जो स्किन की ब्लड वेसल्स है ना, उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और कंकालीय पेशियों में संकुचन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर परानुकंपी तंत्र की सप्लाई नहीं जाती है ना। अरे आपको जो परानुकंपी में लिखाया था, त्वचा की रुधिर वाहिनियां, है ना, और एक इरेक्टर पिलाई पेशी, ठीक है, श्वेत ग्रंथि, तो इनमें इनमें थोड़ी सप्लाई जाता है ना, इनमें सप्लाई परानुकंपी का नहीं जाता, केवल अनुकंपी सप्लाई देती है। अब अनुकंपी इनको बढ़ाएगा, अब ये गठेंगे कब? जब नेगेटिव फीडबैक दिया जाएगा, इसलिए बेटा ये ऑप्शन जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। और कोई है बेटा? एक और किसी ने? हो गया, आगे बढ़े अपन अब? यस सर। सर यस सर। चलो ठीक है, हटा दो इसको। हाँ बेटा, अब आगे लिखो, इसमें द्वितीयक जननांग। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। वृषण जालक या रेटिटेस्टिस।
ठीक है, देखो शुक्र जनन नलिका से सीधी नलिकाएं ट्यूबुली रेक्टाई निकलती है जो वृषण के पश्च और अनियमित गुहा इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडिया स्टीनम ऑफ टेस्टिस, मीडिया स्टीनम ऑफ टेस्टिस में नलिकाओं का जाल बनाती है। ठीक है, जो अनियमित गुहा, देखो हिंदी एनसीईआरटी में, ये इंग्लिश एनसीईआरटी में, दोनों में इरेगुलर केविटी नोट कर रखा है, अनियमित गुहा, लेकिन इसको मीडिया स्टीनम ऑफ टेस्टिस भी कहते हैं, में नलिकाओं का जाल बनाती है जो वृषण जालक है। वृषण जालक का कार्य, इसका कार्य है कि बेटा एक तो ये स्पर्म को कंसंट्रेट करता है, सांद्रित करेगा शुक्राणुओं को, है ना, जैसे जो लिक्विड सब्सटेंस वगैरह होता है ना, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। स्पर्म को कंसंट्रेट कर रहा है और स्पर्म को वास इफ्रेंसिया में ट्रांसफर करता है। अब पता है ना बेटा, रेटिटेस्टिस वास इफ्रेंसिया के थ्रू किस में ओपन करेगा? एपिडिडाइमिस में। तो पहले वास इफ्रेंसिया आएगी और उसके बाद में एपिडिडाइमिस आएगा। वृषण जालक के बाद में सेकंड पार्ट है शुक्र अपवाहिका। और इसे आप इंग्लिश में वास इफ्रेंशिया भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, वास इफ्रेंशिया की जो संख्या है ये होगी 10 से 12। ठीक है, तो ये संख्या इनकी होगी 10 से 12, प्रत्येक वृषण में 10 से 12 नलिकाओं का समूह है। और ये वृषण जालक से क्या करेगी? अधिवृषण में ओपन होती है। ये वृषण जालक से स्पर्म को अधिवृषण में ट्रांसफर करती है। ठीक है, या फिर ऐसे कह दो कि वृषण जालक से अधिवृषण में ओपन होती है, कि जो स्पर्म है वो पहले रेटिटेस्टिस में आएंगे, फिर बाद में शुक्र अपवाहिका वास इफ्रेंशिया में, और वास इफ्रेंशिया किस में ओपन होगी? अधिवृषण में। तो बेटा यहां का जो भाग हमने पढ़ा है ना, देखो अभी द्वितीयक जननांगों में अपन पढ़ रहे हैं सहायक जनन नलिका। ये जो टॉपिक चल रहा है ये सहायक जनन नलिका अपन पढ़ रहे हैं। और सहायक जनन नलिका में अभी जो हमने फर्स्ट पॉइंट ये पढ़ा है, ठीक है, ये जो हमने फर्स्ट पॉइंट यहां पर पढ़ा है ये है अंतः वृषण नलिका तंत्र। अंतः वृषण नलिका तंत्र की ये जो डक्ट है ना, अगर आपसे पूछे जाए कि बेटा ये बताओ कि इंट्राटेस्टिकुलर डक्टल सिस्टम में कौन कौन सी नलिकाएं इंक्लूड होती है, तो इसमें देखो अलग से कोई याद रखने वाली चीज नहीं है। 1 मिनट, देखो ये स्क्रीन आपको बता रहा हूं, ये डायग्राम देखना, जैसे टेस्टिस का ये डायग्राम देखना आप।
अब आपको जहां पर ट्यूनिका एल्बुजिनिया की कवरिंग दिख रही है उसके अंदर वाली जो नलिकाएं हैं वो इंट्राटेस्टिकुलर डक्टल सिस्टम में इंक्लूड होंगे। अगर आपसे पूछा जाए बेटा अंतःवृषण और बाह्यवृषण नलिका तंत्र में नलिकाओं के नाम बता दो, तो अंतःवृषण में देखो शुक्रजनन नलिका, ट्यूबुली रेक्टाई, फिर वृषण जालक, और फिर शुक्र अपवाहिका, है ना। ये अंतःवृषण नलिका तंत्र के भाग होंगे। और बाह्य वृषण में क्या क्या बताओगे? अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, ठीक है, फिर बाद में स्खलन वाहिनी, मूत्र मार्ग, वो हो गए एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्टल सिस्टम। आई बात समझने में? ठीक है, अब आगे ध्यान दो इसके अंदर। नेक्स्ट पार्ट अपन देख रहे हैं यहां पे बाह्य वृषण नलिका तंत्र। बाह्य वृषण नलिका तंत्र, और इसमें बेटा नलिका का फर्स्ट ट्यूब अपन पढ़ेंगे यहां पर अधिवृषण। अधिवृषण या फिर एपीडी डाइमिस भी कह सकते हैं, ठीक है, एपीडिडाइमिस। एपीडिडाइमिस ये 6 मीटर लंबी नलिका होती है, 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब है, जो कूट स्तृत उपकला, कूट स्तृत उपकला से आस्तृत होगी। शूडो स्टेडिफाइड एपिथेलियम से लाइंड है। स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होते हैं यहां पे, स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होते हैं, और इसके 3 भाग होते हैं अधिवृषण के, है ना। स्टीरियोसीलिएटेड है, 3 भाग होंगे बेटा इसके। अब 3 भाग देखो कौन कौन से होंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है हेड, सेकंड पार्ट है बॉडी, और थर्ड पार्ट है टेल। अब इनमें जो हेड पार्ट है इसको तो हम बोलेंगे बेटा कैपुट अधिवृषण। बॉडी को क्या बोलेंगे? कार्पस अधिवृषण। बॉडी पार्ट को कह रहे हैं कार्पस अधिवृषण, और टेल को कह रहे हैं कोडा अधिवृषण। ये टेल को कह रहे हैं कोडा अधिवृषण। अब जो कैपुट अधिवृषण है ये बेटा अत्यधिक कुंडलित होता है, अत्यधिक कुंडलित। और जो कोडा अधिवृषण है ये सबसे कम कुंडलित होगा, लेस कोइल्ड पार्ट है, और ये नॉर्मल होता है, सामान्य कुंडलन होगा बीच वाले में। इसलिए जो कैपुट अधिवृषण है इसको बेटा आप ग्लोबस मेजर भी कहते हैं, और कोडा अधिवृषण को ग्लोबस माइनर भी कहते हैं, क्योंकि ये कम कुंडलित है ग्लोबस माइनर, और कैपुट अधिवृषण ज्यादा कुंडलित है तो ग्लोबस मेजर, और ये नॉर्मल होगा तो इसको ग्लोबस नॉर्मल के नाम से जानते हैं, ग्लोबस नॉर्मल। तो ऐसे इसमें जो एपिडिडाइमिस है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, कैपुट, कार्पस और कोडा अधिवृषण। यहां तक की बातें समझने में आई नहीं आई बेटा? ठीक है, अब आगे ध्यान दो। फिर इसमें कार्य, अधिवृषण के फंक्शन क्या होगा? तो फर्स्ट फंक्शन है शुक्राणुओं का अस्थायी संचय करना, टेम्परेरी स्टोर कर रहा है बेटा, ठीक है, शुक्राणुओं का अस्थायी संचय कर रहा है। और सेकंड फंक्शन है स्पर्म को वास इफ्रेंशिया
से वास डिफरेंस में ट्रांसफर करता है। वास डिफरेंसिया से वास डिफरेंस में ट्रांसफर करेगा, शुक्राणुओं को वास डिफरेंसिया से वास डिफरेंस में ट्रांसफर करेगा। और थर्ड फंक्शन है बेटा ये कि शुक्राणु पोषक तरल का श्रावण करना। शुक्राणु पोषक तरल का श्रावण करना, क्योंकि देखो जो स्टोर कर रहा है ना स्पर्म को, तो उनको न्यूट्रिशन भी देना पड़ेगा, है ना, तो ये उनको पोषण भी प्रदान कर रहा है। जो स्टोर होता है शुक्राणु उनको पोषण भी दे रहा है। नेक्स्ट फंक्शन है बेटा इंपॉर्टेंट है, शुक्राणुओं का कार्यात्मक परिपक्वन करना। कार्यात्मक परिपक्वन, फंक्शनल मैच्योरेशन कर रहा है। फंक्शनल मैच्योरेशन का मतलब है कि यहां पर बेटा जो गतिहीन शुक्राणु होंगे वो कैसे हो जाएंगे, गतिशील, है ना। इससे पहले जो स्पर्म थे ना बेटा वो मूवमेंट नहीं कर रहे थे, अब स्पर्म मूवमेंट करने लगेंगे। अब कई बार बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर जैसे, एक मिनट देखो आप ये वाला डायग्राम देखो, ये जो टेस्टिस का डायग्राम है इस डायग्राम को देखो एक बार। देखना ये सेमिनिफेरस ट्यूब है, यहां पर स्पर्म बने, स्पर्म यहां से ट्यूबुली रेक्टाई, रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंसिया, और अब ये जो ब्लैक कलर के डक्ट है अधिवृषण। तो अब इनमें फंक्शनल मैच्योरेशन हुआ है। इससे पहले स्पर्म मोटाइल नहीं थे, वो नॉन मोटाइल थे, अब मोटाइल हुए हैं। तो कई बार बच्चे ये पूछ लेते हैं कि सर जब ये मोटाइल ही नहीं थे तो ये यहां से पर पहुंचे, ठीक है, तो ये यहां पर कैसे आए। तो मैं आपको बताऊं बेटा, देखो अपन अभी जो है उसको ज्यादा डीप में मैंने नहीं बताया था आपको। सेमिनिफेरस ट्यूब जो होती है उसके एक वॉल और होती है बेटा, उसमें एक मायो एपिथेलियम मस्कुलर लेयर और पाई जाती है ना, तो वो एक पेशीय स्तर और होगा, तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। किसमें, शुक्र जनन नलिका में। तो अगर आप जब उसकी डिटेल स्टडी पढ़ते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब की डिटेल स्टडी पढ़ते हैं, उसका ट्रांसफर सेक्शन पढ़ते हैं, तो आपको उसमें एक मस्कुलर लेयर और दिखेगी। तो उस मूवमेंट चलती है क्रमानुकुंज, और उन गतियों की वजह से जो स्पर्म है उनको यहां तक धकेल दिया जाता है। आई बात समझने में। तो ये स्पर्म बेटा खुद की मूवमेंट से नहीं आए हैं, तो इन ट्यूब के अंदर जो मस्कुलर लेयर है उस मस्कुलर लेयर में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, पेरिस्टालसिस हुआ, वहां पे जो स्पर्म को अधिवृषण में कंडक्ट कर रहा है, और जो एपिडिडाइमिस अधिवृषण होगा यहां पर आकर के स्पर्म मोटाइल होते हैं, इससे पहले नॉन मोटाइल थे। अब बताओ ये बात समझने में आई आपको। अच्छा देखो इसका भी आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। एक्चुअल में क्या होता है कि बेटा स्पर्म में एक प्रोटीन का चैनल बना होगा, और उस प्रोटीन चैनल को बोलते हैं बेटा कैट स्पर चैनल कहते हैं, जिसमें कैट मतलब CAT स्पर मतलब कैल्शियम ट्रांसफर स्पर्म चैनल। तो ये जो अधिवृषण है वो क्या करेगा, कैट स्पर को ओपन करेगा, जिससे कैल्शियम आयन शुक्राणु में प्रवेश करेंगे, और वो जो कैल्शियम आयन जब स्पर्म में एंटर करेंगे तो इसकी जो टेल में मूवमेंट होती है, पूंछ में गति होती है, उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो गतिहीन शुक्राणु को गतिशील शुक्राणु में चेंज कर रहा है, इसी को हम फंक्शनल मैच्योरेशन कहेंगे। और इसका कारण समझ लो कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चाहे आप इसको एक्स्ट्रा मान लेना बेटा, ये सब चीजें एनसीईआरटी में नहीं है, ये हमारे ऐसा क्यों हो रहा है यहां पे। तो इसमें देखो कैट स्पर प्रोटीन चैनल से कैल्शियम एंटर करते हैं,
एंटर करते हैं जिससे टेल में गति होगी, है ना। इसके पूंछ में गति होती है किसकी वजह से? कैट्स पर प्रोटीन चैनल से कैल्शियम एंटर करेंगे तो कैल्शियम के एंटर करने की वजह से यहां पर मूवमेंट होती है, इसीलिए गतिहीन शुक्राणु किस में चेंज हो गया? गतिशील शुक्राणु में बदल जाते हैं। और एक लास्ट फंक्शन और बता देते हैं बेटा यहां पर कि यह वियोग्यतार्जन, जिसको डीकैपेसिटेशन का स्थल है। बेटा इस लाइन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, है ना, क्योंकि कभी आप जैसे या तो आपने पहले पढ़ा होगा, है ना, तो एक तो टॉपिक होता है योग्यता अर्जन, जो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन कर रखा है ना। कैपेसिटेशन, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या कह रहा हूं मैं ना। कैपेसिटेशन का मतलब होता है योग्यतार्जन और डी कैपेसिटेशन का मतलब होता है वियोग्यतार्जन। ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप इसको भी एक्स्ट्रा ही मान के चले फंक्शन को, ठीक है। देखो कैपेसिटेशन का मतलब क्या हो गया? कैपेसिटेशन का मतलब है कि स्पर्म में कैपेसिटी गेन करता है ना। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। सुनो, अभी मैं आपको डी कैपेसिटेशन नहीं समझा रहा, पहले मैं आपको कैपेसिटेशन समझा रहा हूं। कैपेसिटेशन मतलब कैपेसिटी गेन करना, तो शुक्राणु के द्वारा अंडे को निषेचित करने की क्षमता को हासिल करना योग्यता अर्जन कहलाता है। स्पर्म उस योग्यता को अर्जित करता है ताकि वो स्पर्म को ओव्यूम को फर्टिलाइज कर पाए, तो वो योग्यता अर्जन होगा। और ये योग्यता अर्जन मादा के जनन पथ में होता है। आई मेरी बात समझने में? ठीक है, तो एक मैं यहां पर अलग से नोट कर रहा हूं कि बच्चे यहां पर कंफ्यूज ना हो। योग्यतार्जन, योग्यता अर्जन ये मादा जनन पथ में कंप्लीट, है ना, मादा जनन पथ में कंप्लीट होगा, ठीक है, जिसमें स्पर्म क्या करेगा? अंडे को निषेचित करने की योग्यता को अर्जित करता है, उसको योग्यता अर्जन कहते हैं। आई बेटा बात समझने में? अब सुनो, देखो अब इस योग्यता अर्जन के दौरान शुक्राणु में क्या चेंजेस आते हैं? तो उसमें चेंजेस ये आते हैं कि एक तो एक्रोस के ऊपर, एक्रोसोम के ऊपर एक कोलेस्ट्रॉल की लेयर वहां पर बन जाती है, ठीक है। एक्रोसोम के ऊपर कोलेस्ट्रॉल की लेयर पहले से बनी होती है, तो हमें उस लेयर को हटाना पड़ेगा। वो जो कोलेस्ट्रॉल की लेयर इसके एक्रोसोम के ऊपर है, उस लेयर को हटाना पड़ेगा। उस लेयर को हटाएंगे तब एक्रोसोम एक्टिव होगा और एक्रोसोम से एंजाइम्स निकलेंगे, और ये एंजाइम्स फिर आगे अंडे की मेम्ब्रेन को, जो एग मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन की बात नहीं कर रहा मैं, जो एग मेम्ब्रेन है उनको डिसॉल्व करेगा, है ना। अरे देखो, अंडे को भेदने के लिए एक्रोसोम के एंजाइम चाहिए। अब एक्रोसोम तो लो गया है, ऊपर लोक लगा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल की लेयर वहां पर बनी हुई है, उसको हटाना पड़ेगा। तो वो कोलेस्ट्रॉल लेयर को हटाएंगे तभी तो एक्रोसोम एक्टिवेट होगा, तो वो तो योग्यतार्जन है। अब इसी चीज को रिवर्स कर दो कि कोलेस्ट्रॉल की मेम्ब्रेन को बनाना, इसका मतलब हमने स्पर्म की योग्यता को खत्म कर दिया, है ना। तो ये काम क्या कहलाएगा? वियोग्यतार्जन कहलाएगा, जो कहां पर होगा? अधिवृषण में होगा। आई बात समझने में? अब देखो क्यों वियोग्य अर्जन किया। यहां पे स्पर्म का डीकैपेसिटेशन नहीं करेंगे तो स्पर्म के एक्रोसोम से एंजाइम अंडे तक पहुंचने से पहले ही रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। अब जो स्पर्म है वो अंडे को पेनिट्रेट करने में कैपेबल होगा ही नहीं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी जो कैपेसिटी है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो ये काम कौन कर रहा है? अधिवृषण कर रहा है यहां पे, ठीक है। इसलिए इसको मैंने वियोग्यता अर्जन का स्थल बताया। बताओ बेटा, ये जो लाइन है वो आपको समझने में आई नहीं आई? ठीक है, तो देखो मैं यहां पर नोट भी कर देता हूं, वियोग्यता अर्जन में एक्रोसोम के ऊपर कोलेस्ट्रॉल की लेयर, कोलेस्ट्रॉल व प्रोटीन
कवच का निर्माण, दैट इज डीकैपेसिटेशन। इसी को ही हम वियोग्यता अर्जन कहते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक की बातें समझने में आई नहीं आई आपको? क्लियर है? तो भाई देखो, ये सारी चीजें इतनी एनसीईआरटी में नहीं है, पढ़ेंगे तभी तो समझने में आएगा, है ना, वास्तव में आगे की प्रोसेस क्या होगी। फिर आगे देखो बेटा, 4 नंबर पर है शुक्र वाहिनी या शुक्र वाहक। मैं फिर से कह रहा हूं, है ना, ऐसे डाउट्स ना तो आप लोगों को आने चाहिए ना भेजने चाहिए मुझे, है ना, कि जिसमें बताने के बाद में भी अपन नहीं समझे। तो इसमें आप इंग्लिश में ज्यादा फोकस करना, वास डिफरेंस कहेंगे, क्योंकि हिंदी में बेटा कंफ्यूजन हो जाती है ना, कि शुक्र वाहिनी और शुक्र अपवाहिका कौन सी को अपन कह रहे हैं। तो सीधा सा इंग्लिश में देख लेना। देखो बेटा, ये संख्या में एक जोड़ी है, मोटी भित्ति वाली पेशियन नलिका है, मोटी भित्ति वाली पेशियन नलिका है। इसकी लंबाई होती है बेटा 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर लंबाई है, जो कोडा अधिवृषण से प्रारंभ होती है। याद है, कोडा अधिवृषण से प्रारंभ होती है। ठीक है, और वृषण रज्जु, याद है, स्पर्मेटिकॉर्ड, है ना, वृषण रज्जु का भाग बनकर वक्षण नाल, जिसको इंगुइनल कैनाल कहते हैं, वक्षण नाल से होते हुए किस में एंटर करता है बेटा? उदर गुहा में जाती है। ठीक है, होते हुए उदर गुहा में जाती है और मूत्राशय के ऊपर एक लूप बनाती है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। ठीक है, और मूत्राशय के ऊपर एम्पुला बनाती है। मूत्राशय के ऊपर एम्पुला बनाती है। मूत्राशय के पीछे शुक्राशय की नलिका से मिलकर मूत्राशय के पीछे शुक्राशय की नलिका से मिलकर स्खलन वाहिनी बनाती है। ठीक है, और ये भी बेटा यहां पर कूट स्त्रित उपकला से आश्रित होगा। ठीक है, कूट स्त्रित उपकला से आश्रित है। और ये जो एम्पुला यहां पर है ना बेटा, ये एम्पुला क्या कर रहा है? स्पर्म को स्टोर कर रहा है, स्पर्म स्टोर कर रहा है। जो एम्पुला होता है ना, वो स्पर्म को स्टोर करता है, शुक्राणुओं को संचित करता है। कार्य शुक्र वाहिनी के फंक्शन क्या होंगे? तो देखो बेटा, फंक्शन है शुक्राणुओं का संचय करना और स्खलन के दौरान उनको मूत्र मार्ग में या यूरिथ्रा में ट्रांसफर करना। तो स्पर्म को स्टोर करना, व स्खलन के दौरान इन्हें यूरिथ्रा में ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर करना, ये यहां पर इसके फंक्शन हो गए। इसके बाद में फिर बेटा नेक्स्ट पार्ट अपन पढ़ते हैं यहां पर 5 नंबर पर आएगी स्खलन वाहिनी। स्खलन वाहिनी
जो इसके बारे में अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये मैं यहां पर लिखा चुका हूं, ये राइट टिक मार्क किया, यही लाइन यहां लिखेंगे, है ना। इसके बाद में आएगा मूत्र मार्ग, तो इसके बारे में भी अलग से जानकारी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक को उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, वहां से पढ़ोगे आप इसको, एक्सक्रीटरी सिस्टम से पढ़ेंगे, क्योंकि ये यूरिथ्रा जब मैंने आप लोगों को वहां पे पढ़ाया था तब मैंने कहा भी था कि इसको बार बार नहीं लिखेंगे। हाँ, अगर आपको कोई डाउट है तो उसको वापस से एक्सप्लेन कर दूं मैं, कोई दिक्कत है क्या उसमें। यूरिथ्रा देखो, नर में इसको मूत्र जनन मार्ग कहते हैं, 3 भाग होंगे बेटा, प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग, झिल्ली में मूत्र मार्ग, और एक होता है सिसनीय मूत्र मार्ग। देखो एक बार मैं उसको बता देता हूं वहां से, एक्सक्रीटरी सिस्टम से। ये देखो, केवल स्तनधारी में प्रेजेंट है नर मूत्र मार्ग, मादा मूत्र मार्ग। मादा मूत्र मार्ग 2 से 4 सेंटीमीटर अविभेदित होगा, लंबाई 20 सेंटीमीटर नर में, 3 भागों में विभेदित। प्रोस्टेटिक या ग्रंथिल मूत्र मार्ग, जो प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर से गुजर रहा है, ठीक है। झिल्ली में मूत्र मार्ग, और सिसनीय या स्पोंजियस मूत्र मार्ग। इसका कारण समझने में आया, स्पोंजियस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो कार्पस स्पोंजियोसम होता है पेनिस में, वेंट्रल सरफेस पर जो इरेक्टाइल टिश्यू है उसमें से गुजरेगा, इसलिए उसको स्पोंजियस मूत्र मार्ग कहते हैं, ठीक है। और मूत्र व वीर्य के लिए सह मार्ग का काम कर रहा है, इसीलिए इसे मूत्र जनन पथ यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट भी कहते हैं, बाहर की तरफ मूत्र जनन क्षेत्र द्वारा ओपन करेगा। बताओ बेटा इस वाले पोर्शन में कोई डाउट है क्या। लिखने की जरूरत नहीं, वो सब पहले अपने को पढ़ा हुआ है, समझने में आ गया बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। चलो ठीक है, इसके बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं यहां पर, सहायक जनन ग्रंथि। सहायक जनन ग्रंथि, ठीक है, सहायक जनन ग्रंथि। और इसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं शुक्राशय की। शुक्राशय, इसे सेमिनल वेसाइकल भी कहते हैं, ठीक है, सेमिनल वेसाइकल। देखो बेटा संख्या में 1 जोड़ी है, ठीक है, और यह कुंडलित नलिकाकार ग्रंथि है, कुंडलित नलिकाकार ग्रंथि है। और आप जो उसमें वो डायग्राम देखोगे एनसीईआरटी का, तो उसमें तो बिल्कुल क्लियरली बता रखा है कि जो रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में बता रखा है उसको, बिटवीन रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो मूत्राशय के पीछे व मलाशय के आगे स्थित, या फिर ये कह दो कि दोनों के बीच में प्रेजेंट है ना। एनसीईआरटी में नोट कर रखा है मूत्राशय के पीछे व मलाशय के आगे स्थित, या फिर ऐसे कह दो बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, है ना, कि इन दोनों के बीच में पाया जाता है, ठीक है भाई। बात तो एक ही हो गई कि यूरिनरी ब्लैडर के पीछे और रेक्टम के आगे, मतलब दोनों के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और क्षारीय तरल का श्रावण करता है, क्षारीय तरल का श्रावण करता है, और ये वीर्य या सीमन, सीमन का 60 से 70% भाग बनाता है, ठीक है। अबाउट 60 to 70% पार्ट ये सीमन का बनाएगा, मतलब सबसे ज्यादा जो कंटेंट होता है सीमन में, तो वो जो फ्लूइड है वो सेमिनल वेसाइकल का फ्लूइड ही होता है। अब इसमें देखे बेटा कौन कौन से संगठक होते हैं,
संगठक, है ना। इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? तो बेटा यहां पर फर्स्ट कंपोनेंट है फ्रक्टोज शर्करा, फ्रक्टोज शर्करा, ठीक है। ये फर्स्ट कंपोनेंट है फ्रक्टोज शर्करा। देखो फ्रक्टोज ओनली मेल बॉडी में, फीमेल बॉडी के अंदर फ्रक्टोज एब्सेंट होती है ना। जैसे अपन फ्रूट्स वगैरह खाते हैं तो फ्रूट्स में ग्रेप्स को छोड़ करके, क्योंकि ग्रेप्स में ग्लूकोज होगा और बाकी मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स में फ्रक्टोज ही होती है। तो अगर हम फ्रूट खा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे में फ्रक्टोज डिपॉजिट हो जाएगी, वो मेटाबोलाइज हो जाएगी। जैसे फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज डाइसैकेराइड होगा, है ना। डाइसैकेराइड होता है या मोनोसैकेराइड होता है? मोनोसेकेराइड। तो फिर ऐसे ही हाँ में हाँ मिला रहे हो, है ना। तो ये जो फ्रक्टोज है वो एब्जॉर्ब होकर के फिर वो बाद में मेटाबोलाइज हो जाता है, वो स्टोर नहीं होता है। मेल की बॉडी के अंदर फ्रक्टोज भी स्टोर हो रहा है, पाया जाता है। तो यहां पर जो फ्रक्टोज शर्करा है वो स्पर्म के लिए ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। शुक्राणु को ऊर्जा कहां से मिलेगी? फ्रक्टोज से मिल रही है। दूसरा कंपोनेंट यहां पर होगा बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन यहां पर गर्भाशय ग्रीवा में संकुचन प्रेरित कर रहा है, जिससे शुक्राणु फैलोपियन नलिका में एंटर करते हैं, ठीक है। तो यह गर्भाशयी ग्रीवा में संकुचन प्रेरित करता है, जिससे स्पर्म अंडवाहिनी में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। जैसे मैथुन क्रिया होती है ना, कोपुलेशन होगा तो जब नर के शरीर से सीमन फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर होता है, जैसे वेजाइना में ट्रांसफर होगा, तो अब वेजाइना में फिर आगे यूटेरस स्टार्ट होगा। तो पहले यूटेरस का ग्रीवा भाग आएगा जिसको यूटेराइन सर्विक्स कहते हैं। तो यूटेराइन सर्विक्स में जो मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन, जिससे सीमन तेजी से यूटेरस में एंटर कर जाएगा, ठीक है, फैलोपियन नलिका में। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन होगा यहां पर। नेक्स्ट कंपोनेंट है बेटा पोटेशियम आयन, ये भी यहां पर ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। और एक लास्ट कंपोनेंट हम बता रहे हैं यहां पर स्कंदक, स्कंदक कारक, क्लोटिंग फैक्टर, स्कंदक कारक जैसे फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन क्या कर रहे हैं? ये सीमन को क्लोट कर देते हैं, ठीक है। सीमन को स्कंदित कर, सीमन को स्कंदित कर स्पर्म की ऊर्जा संरक्षण करते हैं, ठीक है। देखो जैसे इनिशियली जब इजाकुलेशन होगा, इजाकुलेशन का मतलब होता है कि नर के शरीर से शुक्राणुओं का बाहर निकलना। तो जैसे इनिशियली जब सीमन बाहर आएगा तो वो गाढ़ा होता है, क्लोट फॉर्म के अंदर होता है ना, स्कंदित होता है, क्योंकि फाइब्रिनोजन सीमन को क्लोट करेगा, ठीक है। जिससे वो इसलिए क्लोट करता है कि बेवजह स्पर्म मूवमेंट ना करें, है ना, सीमन के अंदर स्पर्म होंगे। तो सीमन क्या होता है? सीमन इक्वल टू स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, है ना। जैसे शुक्राणु और शुक्रिय तरल ये मिलकर के सीमन या वीर्य बनाते हैं। तो इनिशियली जो सीमन बाहर आ रहा है वो क्लोट फॉर्म में है, मतलब स्कंदित रूप के अंदर होता है, ताकि जो गाढ़ा सीमन होगा, स्कंदित होगा, तो उसमें शुक्राणु गति नहीं करेंगे, और गति नहीं करेंगे तो उनकी जो एनर्जी है उसको कंजर्व करके रखा जा सकता है, ऊर्जा संरक्षित रहेगी, ठीक है। और फिर कुछ समय बाद में ये वापस से बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके लिए भी एक एंजाइम होगा, फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम, जो ये जो फाइब्रिनोजन ने जो फाइबर बना दिए हैं वहां पे, तो फाइब्रिनोलाइसिन उनको तोड़ देगा और जो स्कंदित सीमन है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा ताकि अब स्पर्म मूवमेंट कर सके। ये कुछ समय बाद में ही हो जाता है ऐसा, और वो जो कारक है वो प्रोस्टेट ग्रंथि के सिक्रेशन के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहां तक की बात समझने में आई कि ये जो संगठक इनके कार्य क्या क्या दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, चलो भाई, इसके बाद में आगे बात करते हैं। सेकेंड नंबर पर है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि, देखो बेटा, प्रोस्टेट ग्रंथि ये सिंगल होगी, जोड़े में नहीं है, और चेस्ट नट आकार, मतलब सिंघाड़े नुमा आकृति की होती है। ठीक है, और मूत्राशय के आधार पर स्थित, मूत्राशय के आधार पर स्थित, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके बिल्कुल वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है। इसका स्राव सीमन को विशेष गंध व सफेद रंग प्रदान करता है। ठीक है, व्हाइट कलर और स्पेसिफिक ऑर्डर ये इसी के सिक्रेशन से होगा, और ये सीमन का 25% भाग बनाएगा। और इसके संगठक देखते हैं बेटा, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यहां पर होंगे, जैसे कैल्शियम आयन, जिंक और फॉस्फेट आयन। ठीक है, कैल्शियम आयन होंगे, जिंक यहां पर होगा, फॉस्फेट आयन होंगे, एक फाइब्रिनोलाइसिन, फाइब्रिनोलाइसिन अभी आपको बताया ना मैंने, फाइब्रिनोजन तो क्लोट बनाता है सीमन का, और ये उसको क्लोट मुक्त करता है। यह सीमन को स्कंदन मुक्त करता है। ठीक है, स्कंदन मुक्त करता है। और एक बेटा यहां पर होता है पीएसए। पीएसए का पूरा नाम है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है, ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है। जैसे जो जब प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है ना, देखो नर में जैसे अपन इंडिया में बात करते हैं, तो इंडिया में जो मोस्ट कॉमन कैंसर होता है फीमेल में, तो यूटेराइन कैंसर, जो यूटेरस की सर्विक्स है तो यूटेराइन कैंसर, या फिर जो मेमरी ग्लैंड का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये मोस्ट कॉमन होता है फीमेल में। और जैसे अगर मेल में बात करते हैं, ठीक है, तो मेल में मोस्ट कॉमन जो कैंसर है वो प्रोस्टेट कैंसर होता है, और एक टोबैको की वजह से बकल केविटी का कैंसर। किया जाता है में, उससे इसको डिटेक्ट करेंगे कि वहां पर प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं है। तो उस केस में प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट देखो इसमें पाए जाते हैं। तो बाकी चलो इसको है ना, फिर आप अलग से, इसको मैं हटा ही देता हूं यहां पर, क्योंकि अभी मैं आपको जब डिसऑर्डर समझाऊंगा ना तो उसमें बता दूंगा मैं। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन वाला लिखा थोड़ी था इसको, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया तो। बाकी इसका जब डिसऑर्डर अपन समझाएंगे उसमें मैं आपको वहां पर बता दूंगा। देखो बेटा, इसमें दो चीजें और हैं जो मैं एक बॉक्स में ही लिख देता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए भी ये अलग से बता रहा हूं। एक तो होता है इसमें प्रोस्टाइटिस, और एक होता है इसमें प्रोक्टाइटिस।
प्रोक्टाइटिस और प्रोस्टाइटिस। ठीक है, अरे एक मिनट, स्पेलिंग सही से लिख लो इसकी। प्रोस्टाइटिस है PRO, प्रोस्टाइटिस, और एक है बेटा प्रोक्टाइटिस। देखो ध्यान से देखना, इसमें इन दोनों में जो डिफरेंस है वो इस स्पेलिंग में जो हाईलाइट किया है वहां पर है। तो जो प्रोस्टाइटिस होता है, तो टिस मतलब स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, तो प्रोस्टाइटिस का मतलब हो गया प्रोस्टेट में प्रदाह है, प्रोस्टेट में प्रदाह है। और प्रोक्टाइटिस हो गया मलाशय में प्रदाह है, मलाशय में प्रदाह है। जो रेक्टम के अंदर इन्फ्लामेशन होगा उसको प्रोक्टाइटिस बोलेंगे, और प्रोस्टेट में जो इन्फ्लामेशन होता है उसको प्रोस्टाइटिस कहता है। ठीक है बेटा। इसके बाद में थर्ड नंबर पर जो ग्लैंड है उसको बोलते हैं काउपर्स, क्या बल्बोयूरेथ्रल, बल्बोयूरिथ्रल या कंद मूत्रपथ ग्रंथि, काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, देखो बेटा ये एक जोड़ी है, वन पेयर है, और पी साइज मटर के दाने के आकार की होती है, मूत्र मार्ग के समीप व पेनिस के आधार में। मूत्र मार्ग के समीप व पेनिस के आधार में प्रेजेंट होती है ना। यूरिथ्रा के पास में है और पेनिस के बिल्कुल बेसल साइड के अंदर होती है, पेनिस के आधार में है। इसका क्षारीय स्राव इसका क्षारीय स्राव मूत्र मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करता है। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा जो मूत्र मार्ग है उसमें से यूरिन भी आ रहा है और स्पर्म भी आ रहे हैं। अब मूत्र मार्ग में से जो यूरिन आ रहा है ना, उस यूरिन की पीएच होती है 6.0, मतलब अम्लीय है। और जो सीमन है ना बेटा, उस सीमन की पीएच होती है क्षारीय। तो जो शुक्राणु होते हैं वो अम्लीय पीएच पर मर जाते हैं। ठीक है, उनको क्षारीय पीएच चाहिए। तो अब जैसे मान लो कि उसमें से स्पर्म आएंगे, है ना भाई, मूत्र मार्ग में से स्पर्म आएंगे, तो स्पर्म आने से पहले उसमें एसिडिटी मतलब जो अम्लीयता है वो थोड़ा ज्यादा है वहां पे, तो उस अम्लीयता को हटाना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब लैंगिक समागम या फिर जो लैंगिक इच्छा होती है उसमें सबसे पहले किस ग्रंथि का श्रावण बाहर आता है, तो सेक्सुअल डिजायर में सबसे पहले काउपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन बाहर आएगा। ठीक है, सबसे पहले काउपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन बाहर आ रहा है, जो यूरिथ्रा में जो अम्लीयता है उसको हटाएगा, नष्ट कर देगा, अम्लीयता को न्यूट्रल पीएच मेंटेन करेगा, ताकि बाद में स्पर्म आएंगे तो स्पर्म डैमेज ना हो, नष्ट ना हो। और ये लुब्रिकेशन, स्नेहकता भी प्रदान करता है। ठीक है, तो मूत्र मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करता है और स्नेहकता प्रदान करता है। ठीक है, ये काउपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन हो गया लैंगिक इच्छा के दौरान। सर्वप्रथम श्रावित होगा काउपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन। ठीक है, हाँ बेटा बताओ, यहां तक की बातें आपको समझने में आई नहीं आई? क्लियर है बेटा, कोई डाउट नहीं इस वाले पोर्शन में? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखो सहायक जनन ग्रंथि हो गई कंप्लीट, है ना। अब आगे बात कर रहे हैं बाह्य जननांग।
बाह्य जननांग एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में जो मैंने आपको फ्लो चार्ट लिखाया था उसमें तो मैंने आपको एक ही बताया था पेनिस, है ना, लेकिन यहां पर बेटा एक आप स्क्रोटम भी इसी में इंक्लूड करोगे। स्क्रोटम को हम कहते हैं वृषण कोष। तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसके बारे में भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी में तो बस केवल इतना सा ही दे रखा है कि वृषण कोष में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, है ना। अब एक बार इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखो स्क्रोटम ये स्किन का पाउच नुमा संरचना है, पाउच नुमा संरचना, त्वचा का बना हुआ पाउच नुमा संरचना है। बाहर से तो ये एक ही दिखाई देता है, बाहर से सिंगल दिखाई देता है, लेकिन इंटरनली मतलब आंतरिक रूप से दो भागों में विभक्त है। इंटरनली दो भाग में विभक्त तथा प्रत्येक भाग में एक वृषण पाया जाता है। ठीक है, जैसे स्क्रोटम को देखते हैं तो आउटर साइड में तो ये केवल सिंगल पाउच दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन इसमें एक कंपार्टमेंट होता है ना, एक विभाजक पट्ट है और उसकी वजह से स्क्रोटम आंतरिक रूप से दो भागों में दिखाई देता है। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है इंटरनली। एक्सटर्नली तो सिंगल होगा, इंटरनली टू पार्ट में डिवाइड है और दोनों पार्ट में ईच पार्ट कंटेन वन टेस्टिस, है ना, प्रत्येक भाग में एक एक वृषण वहां पर पाया जाता है। अब देखो बेटा जो स्क्रोटम है इसकी भित्ति में, स्क्रोटम की भित्ति में कितने स्तर होंगे? 5 स्तर पाए जाते हैं। स्क्रोटम की भित्ति में 5 स्तर होंगे। देखो बेटा कौन कौन से हैं, जैसे स्किन, ये आउटर मोस्ट हो गया बेटा, मतलब सबसे बाहर की तरफ क्या दिखाई देगा? स्किन। ठीक है, स्किन के नीचे फिर इसमें डार्टोस पेशी क्या पाई जाएगी? डार्टोस पेशी, स्किन के नीचे डार्टोस पेशी। डार्टोस पेशी के बाद में फिर यहां पर होगा एक्सटर्नल स्पर्मेटिक, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया। अरे बेटा फेसिया का मतलब समझते हो? कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है ना। अरे मसल्स के बाहर की तरफ पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम, एपीमाइसियम कोई तो बोलते हैं फेसिया, है ना, तो वही तो है। तो ये स्पर्मेटिक फेसिया है क्योंकि स्पर्मेटिक कोड के चारों तरफ बन रहा है ना मसल्स में। फिर यहां पर होगा बेटा क्रीमेस्टर पेशी, याद है दोनों बताई थी, क्रीमेस्टर पेशी, ये क्रीमेस्टर मसल्स हो गई। और फिर यहां पर आ जाएगा इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया। देखो इस तरह से ये यहां पर टोटल 5 लेयर से स्क्रोटम बना होता है। सबसे बाहर की तरफ यहां पर स्किन हो गई और सबसे अंदर की तरफ जो इनर मोस्ट लेयर है उसमें इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया पाया जाता है। डार्टोस मसल्स होगी, क्रीमेस्टर मसल्स होगी, ये सब चीजें। तो अगर आपको स्क्रोटम का फंक्शन पूछा जाता है तो यह वृषण के ताप नियमन से, वृषण के ताप नियमन से संबंधित हो गया। ठीक है, ये टेस्टिस के टेम्परेचर से रेगुलेट हो गया, ये टेस्टिस के टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। अब कैसे रेगुलेट करेगा वो चीज हम देखो यहां पर बता रहे हैं। जैसे स्क्रोटम, स्क्रोटम में कितनी प्रकार की मसल्स है बेटा? 2 प्रकार की मसल्स हैं, है ना। कौन कौन सी है? डार्टोस और क्रीमेस्टर मसल्स हो गई। ठीक है, एक मिनट देखो, तो ये तो मैंने यहां पर लिखी डार्टोस और क्रीमेस्टर। एक मिनट, मतलब विंटर और समर सीजन के हिसाब से बात कर लेते हैं। जैसे विंटर,
और समर, है ना, सर्दी में और गर्मी में। अब विंटर सीजन में इनमें क्या चेंज आएगा यहां पे मसल्स में, वो देख रहे हैं। देखो, अब विंटर सीजन में यहां पर वही दो मसल्स अपन लिख रहे हैं, एक लिखे यहां पर क्रीमेस्टर पेशी और डार्टोस पेशी। समर में भी वही लिखे दोनों मसल्स के नेम, जैसे क्रीमेस्टर पेशी और डार्टोस पेशी। ठीक है, अब देखो बेटा, क्रीमेस्टर पेशी में समर सीजन में संकुचन होगा, डार्टोस पेशी में भी समर सीजन में संकुचन होगा, और विंटर सर, यहां पर होगा शिथिलन, इनमें शिथिलन होगा। समर सीजन में सॉरी विंटर सीजन में संकुचन हो रहा है और समर सीजन में यहां पर शिथिलन होगा, है ना। गर्मियों के अंदर टेम्परेचर एक्सटर्नली बढ़ जाता है ना, और सर्दियों में बाहर का तापमान बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, तो क्रीमेस्टर पेशी में संकुचन हो गया। अब देखो बेटा, क्रीमेस्टर पेशी क्या काम करेगी। क्रीमेस्टर पेशी वृषण को उदर गुहा की ओर खींचते हैं। ये वृषण को उदर गुहा की ओर खींचेंगे, मतलब टेस्टिस को एब्डोमेन केविटी के पास में लेके चले जाएंगे, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम है तो स्पर्म बनेंगे नहीं, तो टेस्टिस को एब्डोमेन केविटी के अंदर लेके जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, एब्डोमेन केविटी के पास में चलेंगे तो जितना बॉडी टेम्परेचर है उतना मिलेगा इनको, है ना। तो यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाएगा। अब डार्टोस पेशी में संकुचन होगा तो यहां पर स्क्रोटम सिकुड़ जाता है, जो वृषण कोष है वो सिकुड़ जाएंगे, है ना। वृषण कोष सिकुड़ेंगे तो उनकी बाहर की तरफ बहुत सारी झुर्रियां दिखाई देने लग जाती है ना। स्क्रोटम सिकुड़ जाता है, जिससे स्क्रोटम का सतह क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो बेटा, जितना सरफेस एरिया कम होगा तो हीट लॉस भी तो उतना ही कम होगा, है ना। अभी पता है ये सीबीएसई में टर्म एग्जाम चल रहे हैं ना, जो टर्म 2 एग्जाम होने वाले हैं, स्कूल वाले ऐसे इनके कोई टेस्ट वगैरह ले रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चन पूछा था कि जैसे अपन ये टमाटर का सूप पीते हैं अपन, तो एक कोई क्वेश्चन आया था, फिजिक्स में आया था ये, कि टमाटर सूप में जैसे गरम जो टमाटर सूप होता है तो उसका टेस्ट अच्छा लगता है, मतलब अच्छा टेस्ट आएगा उसका, और ठंडा सूप पिएंगे तो उसका टेस्ट उतना नहीं आता जितने गरम सूप में आता है। ऐसा क्यों, है ना, क्या कारण होता है, क्योंकि जो, हाँ बोलो क्या कह रहे हो। फैल जाता है सर वो गरम जो होता है, बिल्कुल सही बात है ना। वही सरफेस एरिया से रिलेटेड हो गया, उसका सरफेस टेंशन ज्यादा हो गया ना, जो गर्म वाली चीज है, ठंडे वाला के सरफेस टेंशन कम हो गया। तो ये ऐसा कोई रीजन फिजिक्स में ये चलते हैं ना, आपके हीट थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन इस तरह से आया था उनके पेपर में। तो देखो, डार्टोस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब देखो बेटा, एक डायग्राम आपको बता रहा हूं मैं, और ये वाला डायग्राम देखो आप, देखो ये डार्टोस मसल देखो अंदर की तरफ है स्क्रोटम में, और ये ऊपर देखो क्रीमेस्टर मसल्स। क्रीमेस्टर में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो टेस्टिस को ऊपर खींचेंगे, और डार्टोस में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो स्क्रोटम सिकुड़ जाएगा। स्क्रोटम सिकुड़ जाएगा तो सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो हीट लॉस भी कम होगा, ठीक है। ये यहां पर फंक्शन हुआ है, ठीक है। और अगर इनके शिथिलन की बात करें तो शिथिलन होगा जैसे उस समय वृषण स्क्रोटम में चले जाते हैं, ठीक है। और डार्टोस में रिलैक्सेशन होगा तो यहां पर स्क्रोटम भी रिलैक्स हो जाएगा,
है ना, फैल जाएंगे स्क्रोटम। ठीक है, सर्दियों में तो सिकुड़ जाता है, गर्मियों में फैल जाएंगे स्क्रोटम, वृषण कोष। और स्क्रोटम रिलैक्स होता है तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, ज्यादा हीट लॉस होता है ताकि इनका टेम्परेचर रेगुलेट हो सके। देखो बेटा, पहले मैंने आपको केवल इतना ही बताया था कि ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम करेगा। अब आपको पूरी मैकेनिज्म भी समझने में आ गई। अरे तो भाई आप लोग है ना, जो मुझे नहीं पता देखो कैसे पढ़ते हो, लेकिन जैसे इस तरह से थोड़ी पढ़े जाते हैं कि यार नोट्स को रटना है, एज इट इज याद होनी चाहिए चीजें। बताओ, अरे एज इट इज थोड़ी याद करनी होती है, तुम्हें पढ़ाना है क्या, है मास्टर बनोगे जूलॉजी के, तो फिर एज इट इज नहीं याद करने होता है, आपको इनके कॉन्सेप्ट समझने होते हैं। तुम्हारे से प्रश्न हो रहे हैं, तुम्हें पता लग रहा है कि हाँ भाई इतनी चीजें मैंने पढ़ी है ना, मेरे से ये सारे प्रश्न हो रहे हैं, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम चल रहा है फिर। ठीक है, और फिर बाद में जैसे सडनली, अब मान लो कि तुम लोग सभी AIATS की प्रिपरेशन में लगे होंगे, आज वो पेपर अपलोड कर दूंगा, मैं भूल गया था, मैं अभी जस्ट क्लास के बाद में कर दूंगा आराम से। कल संडे 2 पेपर अपलोड कर देंगे, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के। उनको एक बार आप मतलब प्रैक्टिस कर लेना उनकी, है ना, क्वेश्चंस की, आंसर की भी अपलोड कर दूंगा उनके मैं। उसके बाद में जो थोड़ा सा है ना, जैसे अब मान लो कि आप रैंडमली जैसे ऐसे चेक करना चाहो कि यार कॉकरोच और ये एनिमल किंगडम अब भूल गए, पता नहीं याद है नहीं है, तो अब फिर एज इट इज थोड़ी लर्न की जाती है चीजें, है ना, बस उसको समझा जाता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं फिर बाद में। ठीक है, ये तो सारी चीजें डिटेल में हो गई। अब जैसे मान लो कि भाई किसी ने जो पहले कभी पढ़ाई नहीं है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो नहीं होंगे। अब आप नोट्स पढ़ रहे हो तो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझने में आएंगे, अब उन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम शॉर्ट नोट्स तैयार करें, है ना। अगर इतना टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं है भाई, आप इनको हाईलाइट कर लो यहीं पर ही, है ना, हाइलाइटर होता है ना, तो उनको रखो, हाईलाइट कर लो वहां पर, है ना। ऐसी चीजों को एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी में हाईलाइट करो, वहां पर लिखो उन चीजों को, उसमें मेंशन करो। तो ऐसे शॉर्ट में चीजें निकाली जाती है फिर बाद में। और अपन क्या कर रहे हैं कि एक साथ लगे पड़े उसमें, है ना, पढ़ने के, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ भाई बताओ, यहां तक की चीजें आपको समझने में आई नहीं आई, क्लियर है, आगे बढ़े। आगे बढ़े, अब आगे यस देखो, इसमें सेकंड जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, पेनिस या सिसन। ठीक है, बेलनाकार उत्तेजनशील मैथुन अंग है, उत्तेजनशील मैथुन अंग है। यहां पर बेटा कोई लिगामेंट्स होते हैं, जैसे इन लिगामेंट के नेम है फंडीफॉर्म व सस्पेंसरी लिगामेंट से निलंबित रहता है। ये लिगामेंट होते हैं बेटा जो इसको सपोर्ट देते हैं पेनिस को, है ना, पेनिस को सपोर्ट देते हैं, उसको सस्पेंडेड बाई फंडीफॉर्म एंड सस्पेंसरी लिगामेंट, इनको सपोर्ट दे रहे हैं। उत्पत्ति में बेटा ये मीजोडर्मल 3 उत्तेजनशील उत्तक रज्जुओं से निर्मित है, जिसको आप इंग्लिश में इरेक्टाइल टिश्यू कह सकते हैं। उत्तेजनशील उत्तकों के 3 रज्जुओं से निर्मित होता है। 3 कोड यहां पर पाए जाते हैं, जिसमें से एक कोड है कोपोरा केवर्नोसा, है ना, CC शॉर्ट में लिख देते हैं, क्योंकि डायग्राम बनाएंगे फिर पूरा नाम लिखने में जोर आता है, बड़ा 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 नाम लिखने में, ये बिहार में बोलते हैं ना इसे बड़ा बड़ा। तो ये देखो पृष्ठ पार्श्व में स्थित होंगे, यहां पर पृष्ठ पार्श्व में
स्थित होते हैं और इनमें डीप आर्टरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, डीप डोर्सल आर्टरी बोलते हैं, सॉरी इसको डीप डोर्सल आर्टरी लिख लो इसको आप, डीप डोर्सल आर्टरी, डीप डोर्सल गहरी पृष्ठीय धमनी, डीप डोर्सल आर्टरी इनमें पाई जाती है। और इनकी संख्या कितनी होगी बेटा? कॉर्पोरा कैवर्नोसा की संख्या 2। ठीक है, और दूसरा है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। स्पोंजियोसम, कॉर्पस स्पोंजियोसम। ठीक है, पृष्ठ पार्श्व में कॉर्पोरा कैवर्नोसा हो गया, और कॉर्पस स्पोंजियोसम किसमें है? अधर सतह पर। वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होगा, मूत्र मार्ग गुजरता है, इसमें मूत्र मार्ग प्रेजेंट है। संख्या कितनी होगी बेटा इसकी? एक संख्या होगी, और सिसन के अग्रभाग पर ग्लांस पेनिस बनाएगा। ठीक है, पेनिस के अग्र में ग्लांस पेनिस बनाता है। ये कार्पस स्पोंजियोसम बना रहा है। ठीक है, कार्पस स्पोंजियोसम। और एक बेटा इसमें वही देखो, स्ट्रक्चर में तो ऐसा कुछ है नहीं, ये पेनिस में ट्रांसफर सेक्शन डायग्राम है। यहां पर ऐसे 3 रज्जु दिखाई देंगे, ये वाले तो है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और यह है कॉर्पस स्पोंजियोसम, और कॉर्पस स्पोंजियोसम के सेंटर में यूरिथ्रा प्रेजेंट है, और ये स्किन हो गई बाहर की तरफ। और ये जो बेटा टिश्यू होता है ना, इनके बाहर की तरफ देखो, ये ग्रीन कलर से ब्लू कलर से यहां पर ऐसे मैंने ये लाइनिंग यहां पर बनाई है, तो ये होगा बेटा ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अगर आपसे पूछा जाए कि ये उत्तेजनशील उत्तकों की जो रज्जु है वो किससे घिरे होते हैं, तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया से घिरे होंगे। कॉर्पोरा कैवर्नोसा में यहां पर डीप डोर्सल आर्टरी प्रेजेंट होती है, डीप डोर्सल आर्टरी प्रेजेंट होगी। ठीक है, डीप डोर्सल आर्टरी प्रेजेंट होगी। बाकी के ब्लड वेसल्स इसमें होते ही हैं, स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स होंगे, जैसे स्किन के नीचे यहां पर होंगे सबक्यूटेनियस डोर्सल वेन, वो ब्लड वेसल्स वगैरह उनको छोड़ो, उनके नाम भी मैं नहीं बता रहा यहां पे। ठीक है, इस तरह से ये और ब्लड वेसल्स यहां पर हैं, तो ये सभी रक्त वाहिनियां हैं। ठीक है, जो ट्रांसफर सेक्शन में हमें मेन तो ये चीज समझनी थी कि उत्तेजनशील उत्तकों के 3 रज्जु पाए जाते हैं, 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो पृष्ठ पार्श्व में है, एक कार्पस स्पोंजियोसम जो अधर सतह पर होता है। कॉर्पोरा कैवर्नोसा में डीप डोर्सल आर्टरी प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब बेटा इसमें 2 पॉइंट है कि एक तो है पेनिस में इरेक्शन, इरेक्शन। ठीक है, पेनिस में इरेक्शन, तो ये किस सिस्टम का रिजल्ट होगा? तो पेनिस में जो इरेक्शन है ये परानुकंपी तंत्र का रिजल्ट होता है। ठीक है, जो पेनिस में इरेक्शन हो रहा है वो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र की वजह से हो रहा है। अब इसमें देखो मैं आपको एक मैकेनिज्म समझाता हूं। यहां पर जो परानुकंपी तंत्र है वो एक न्यूरॉन है, उसको स्टिमुलेट करेगा, जिसको नर्व एरिगेंटिस बोलते हैं। तो ये स्टिमुलेट कर रहा है, स्टिमुलेट नर्व
एरिगेंटिस। ठीक है, ये एक न्यूरॉन है, एक मिनट, नर्व एरिगेंटिस। इस नर्व एरिगेंटिस को स्टिमुलेट करेगा, कौन करेगा बेटा? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है ये इसको स्टिमुलेट करेगा। तो ये जो नर्व जब स्टिमुलेट होगी, उद्दीप्त होगी, तो उससे ये प्रमोट करता है। अब ये नर्व बेटा प्रमोट कर रहा है, प्रमोट सिक्रेशन ऑफ। अब किसके सिक्रेशन को प्रमोट कर रहा है? तो ये प्रमोट कर रहा है वीआईपी एंड एनओ। वीआईपी का पूरा नाम वैसो इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। ऐसी बात नहीं है कि ये केवल आंत्र में ही होता है, पाचन तंत्र में लिखा था इसको, परिधीय रक्तवाहिनियों को शिथिल करता है। और एनओ का मतलब हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है बेटा, तो ये देखो इनके सिक्रेशन को प्रमोट करेंगे। अब ये दोनों क्या होते हैं? वैसोडाइलेटर होते हैं। जो वीआईपी और एनओ है ये वैसोडाइलेटर होंगे। अब ये क्या करेंगे? यहां पर ब्लड वेसल को डायलेट करेंगे। ब्लड वेसल डायलेट होगी तो इनमें ब्लड फिलिंग होता है, ब्लड फिलिंग है ना, ब्लड आकर के फिल होगा इनमें। और जब ब्लड की फिलिंग होती है तो उससे क्या होगा? पेनिस में इरेक्शन हो जाएगा, पेनिस इरेक्शन हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म होती है। ठीक है, तो पेनिस में जो इरेक्शन है वो इन वीआईपी और एनओ की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो जैसे सेक्सुअल डिजायर होगी उस समय जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में एक नर्व है जिसका नाम नर्वी एरिगेंटिस होता है ना, इसको सॉरी नर्वी बोलते हैं, NERVI, नर्वी एरिगेंटिस। तो ये नर्वी एरिगेंटिस स्टिमुलेट होगी, फिर बेटा ये प्रमोट करती है वीआईपी और एनओ के सिक्रेशन को। तो ये जो डीप आर्टरी दिख रही है ना यहाँ पर कॉर्पोरा कैवर्नोसा में, इन आर्टरी को डायलेट कर देगा, मतलब बहुत विस्तारित हो जाएगी। तो इनमें ब्लड ज्यादा आकर के भरेगा और उस ब्लड के फिलिंग होने की वजह से पेनिस में इरेक्शन होता है। ये मैकेनिज्म होती है। अब देखो कि कुछ लोगों में ऐसा होता है कि जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड और वीआईपी के मतलब एक सर्टेन कंसंट्रेशन में अगर इनका सिंथेसाइजेशन नहीं होता है तो फिर पेनिस प्रॉपर इरेक्ट पोजीशन में नहीं आता है, या फिर बहुत कम टाइम के लिए पेनिस इरेक्शन पोजीशन में आता है तो उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके लिए फिर ऐसे बहुत सारे सिलाडेनफिल टैबलेट, वियाग्रा वगैरह, तो ये टैबलेट में ये सॉल्ट होता है सिलाडेनफिल वगैरह, तो वो इनके सिक्रेशन को प्रमोट करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड, वीआईपी, इनके सिक्रेशन को प्रमोट करते हैं जिससे ब्लड वेसल्स डायलेट होगी, ब्लड की फिलिंग होगी और प्रॉपर इरेक्शन पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, तो इनका ट्रीटमेंट भी होता है। तो पेनिस में इरेक्शन हो गया, परानुकंपी तंत्र। और एक मैं बताऊं इजाकुलेशन। इजाकुलेशन, इजाकुलेशन का मतलब होता है स्खलन, और ये जो रिजल्ट है ये होगा अनुकंपी तंत्र के कारण, है ना। जो यहां पर सिंपैथेटिक सिस्टम है वो उसको स्टिमुलेट कर रहा है। अब देखो बेटा, अगर आपको ज्यादा बातें इसमें याद नहीं रहती है तो आप केवल इतना सा याद कर लीजिए। ठीक है, बस बाकी मैकेनिज्म को मत याद करो, वो हमारे समझने के लिए कि ये क्या प्रोसीजर यहां पर होता है। अब बताओ बेटा, यहां तक के पोर्शन में आपको कोई डाउट नहीं है, समझने में आ गया? ठीक है, नर्वी इरेग्नेटिस जो होता है ये इंटेस्टाइन में होता है। अरे भाई इंटेस्टाइन में क्यों आएगा? इंटेस्टाइन पढ़ा रहा हूं क्या मैं? आपने बोला था ना इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, वो तो वीआईपी की बात कर रहा हूं मैं, वीआईपी की बात कर रहा हूं। ये सैक्रल नर्व होती है, ये स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल नर्व होता है, सैक्रल रीजन से बाहर आती है, उस नर्व का नाम है जो स्टिमुलेट करता है। और ये एंडोक्राइन सिक्रेशन होता है इनका, वीआईपी का और एनओ का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कहां पर जा रहा है, इनका एंडोक्राइन सिक्रेशन होता है यहाँ पे। ठीक है बेटा, समझने में आया नहीं आया भाई यहां तक क्या पोर्शन क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? क्या कह रहे हो?
ये आर्टरी को डीप डोर्सल आर्टरी क्यों कह रहे हैं, मतलब डीप? डीप इसलिए कहते हैं क्योंकि गहराई में स्थित होते हैं, डीप मतलब गहरा, है ना, तो ये बहुत गहराई में स्थित है यहाँ पर, इसलिए डीप डोर्सल। पृष्ठ सतह पर पाई जाती है, डीपली प्रेजेंट है, इसलिए डीप डोर्सल। एक होता है बेटा, ये टर्मिनोलॉजी होती है मेडिकल में, जैसे सुपरफिशियल कोई सतह पर है तो सुपरफिशियल, नीचे गहराई में है तो डीप टर्म यूज ले रहे हैं, है ना, ये तो टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर। हाँ बेटा बताओ, यहां तक की बातें समझने में आ गई? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा पार्ट और बचा इसमें सीमन से रिलेटेड, तो वो भी अभी आगे देख लेंगे अपन, है ना। और अब नेक्स्ट क्लास में फिर आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे, अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, 1 मिनट वेट करना, आ रहा हूं। चलो ठीक है, 1 मिनट देखो, थोड़ा सा पार्ट जो थ्योरेटिकल है, और उसको मैं डायरेक्ट बता देता हूं यहां से। देखो बेटा, ये एक टॉपिक और देख लेते हैं, लास्ट है, सीमन, वीर्य, शुक्र, या फिर सीमन या वीर्य एक ही बात है। देखो सीमन यहाँ पर शुक्राणु प्लस शुक्र प्लाज्मा से मिलकर बना होता है, ये इसका कंपोजिशन होता है बेटा, ठीक है। तो इसको तो हम कह रहे हैं यहाँ पर स्पर्म, और शुक्र प्लाज्मा को हम बोलेंगे सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा का मतलब आप ये ना समझे कि हम यहाँ पर शुक्राशय के मतलब सिक्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, उसको सेमिनल फ्लूइड कहते हैं, ये सेमिनल प्लाज्मा है ना। तो ये देखो यहाँ पर सीमन इक्वल टू स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, 10% स्पर्म होता है, 90% शुक्र प्लाज्मा होता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है सारी चीजें, टेंशन मत लो, ठीक है। शुक्र जनन नलिका का स्राव, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि व काउपर्स ग्रंथि के स्राव से मिलकर के शुक्र प्लाज्मा बनता है, ठीक है। तो ये जो किस तरह से बन रहा है, सेमिनल जो फ्लूइड है, सेमिनल प्लाज्मा है सॉरी, तो इसके सिक्रेशन में शुक्र जनन नलिका, है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब का सिक्रेशन, शुक्राशय का, प्रोस्टेट ग्रंथि का और काउपर्स ग्रंथि का सिक्रेशन मिलकर सेमिनल प्लाज्मा बना रहा है, जिसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम आयन और कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। अब फ्रक्टोज किस में होगा, फ्रक्टोज किस में होगा यहाँ पर, अरे शुक्राशय में। कैल्शियम किस में होगा, प्रोस्टेट में। और एंजाइम्स जैसे फाइब्रिनोजन शुक्राशय, फाइब्रिनोलाइसिन प्रोस्टेट में। पीएच 7.2 से 7.7 क्षारीय है,
मात्रा 2.5 से 5 ml पर स्खलन। एक बार जो स्खलन होता है उसमें इतना सीमन बाहर आएगा, और जो नॉर्मल स्पर्म काउंट है वो 200 से 300 मिली पर इजाकुलेशन होता है। इजाकुलेशन समझ गए? एक बार जो स्खलन होता है ना उसमें कितने स्पर्म काउंट होने चाहिए? 200 से 300 मिलियन होने चाहिए। ml में नहीं बताना है, पर स्खलन, प्रति स्खलन इतने शुक्राणु होंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि सामान्य जनन क्षमता के लिए कम से कम 60% शुक्राणु सामान्य आकार व आकृति वाले होने चाहिए, और उनमें से 40% शुक्राणु प्रबल व तीव्र गतिशील होने चाहिए। चलो बेटा इनकी संख्या बता दो। अगर आपसे ये पूछा जाए कि नॉर्मल स्पर्म काउंट 200 मिलियन है, तो 200 मिलियन में से कितने शुक्राणु तीव्र गतिशील होंगे? तो पहले तो 200 मिलियन का 60% मिलियन है ना, 120 हो गए ना। अब 120 का 40% निकालो, कितना होगा? 200। 1,20,000 कुछ। अरे किसकी बात कर रहे हो भाई? मैं कह रहा हूं कि पहले आप 60% निकाल लो 200 मिलियन का। 60% कितना आया? 120 मिलियन आ गया ना। अब 120 का 40% निकाल लो। ठीक है, चलो 300 का 60% कितना हो गया? 180, और 180 का 40% कितना हो गया? 48। कितने हो गए? 72 है ना। तो ये इस तरह से होंगे। तो समझने में मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे टोटल स्पर्म काउंट मान लो कि 100 मिलियन शुक्राणु है। अब 100 मिलियन में से जो 60% शुक्राणु है वो सामान्य आकार और आकृति वाले हैं, और उनमें से जो 40% है, मिलियन में से 60% शुक्राणु सामान्य आकार आकृति के, मतलब 100 में से 60 शुक्राणु तो ऐसे हो गए। अब इस 60 में से जो 40% है वो प्रबल और तीव्र गतिशील होने चाहिए सामान्य जनन क्षमता हेतु, नहीं तो फर्टिलिटी नहीं होगी। ठीक है, फिर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते। ये समझने में आ गई बात? ये एनसीईआरटी का लाइन है, ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा पॉइंट, स्पर्मिएशन, शुक्राणु का सर्टोली कोशिका या शुक्र जननलिका से बाहर आना। सेमिनेशन, वृषण से शुक्राणुओं का बाहर आना। एमिजिन, मूत्र मार्ग से शुक्राणुओं का मुक्त होना। और इनसेमिनेशन, वीर्य सेचन, इसको कहते हैं एनसीईआरटी में हिंदी वाली में स्पर्मिएशन को वीर्य सेचन लिख रखा है, इसलिए आप टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में याद रखें, नहीं तो गड़बड़ करोगे। इनसेमिनेशन को बोलते हैं वीर्य सेचन, मादा जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण इनसेमिनेशन कहलाएगा। विकार बेटा, ओलिगोस्पर्मिया, वीर्य में 20 मिलियन पर ml या इससे कम शुक्राणु हैं तो उसको ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगो मतलब कुछ, केवल कुछ एक शुक्राणु वहां पर हैं। ठीक है, कितने? 20 मिलियन पर ml या फिर इससे भी कम है तो ओलिगोस्पर्मिया। एजूस्पर्मिया, स्पर्म एब्सेंट है, एजूस्पर्मिया। एस्थेनोजूस्पर्मिया या फिर एस्थेनोस्पर्मिया, एक ही बात है, स्पर्म की मोटिलिटी कम हो गई तो उसको ये बोलेंगे। नेक्रोस्पर्मिया, वीर्य में जीवित शुक्राणु कम व गतिहीन शुक्राणु अगर ज्यादा है तो उसको नेक्रोस्पर्मिया बोलेंगे। मतलब लिविंग स्पर्म तो कम है, और जो बाकी के लिविंग है उनमें भी ज्यादातर कैसे? नॉन मोटाइल ज्यादा है। ठीक है, और टेरेटोस्पर्मिया विकार आ गया कि उसकी स्ट्रक्चर ही बिगड़ गई। ठीक है, हेड, टेल, मिडिल पीस ऐसे, तो उसको टेरेटोस्पर्मिया कहते हैं। ये नर जनन तंत्र कंप्लीट हुआ। बताओ बेटा यहां तक की बात समझने में आई नहीं आई? ठीक है, कितनी क्लास हो गई यहां तक की? 3 या 4? मतलब यहां तक ये पढ़ा जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया, 3 हुई है ना अभी तक? चलो ठीक है फिर तो। चलो ठीक है बेटा, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। अभी लीव कर रहे हैं अपन, है ना? RM 08